नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम पिछली क्लासेस में नेटवर्क थ्योरम या जाल प्रमेय पढ़ते आ रहे हैं और नेटवर्क थ्योरम के ही सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमने एक थ्योरम का डिस्कशन कर लिया और वो थ्योरम थी आपके पास अध्यारोपण प्रमेय, या जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। अध्यारोपण प्रमेय जिसको हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम। अध्यारोपण प्रमेय या सुपरपोजिशन थ्योरम का हमने डेरिवेशन भली भांति पढ़ा। जिस तरीके से हमने डेरिवेशन पढ़ा उसी आधारित हम क्या करने वाले हैं, उसके न्यूमेरिकल्स, थ्योरम प्लस न्यूमेरिकल, थ्योरम प्लस न्यूमेरिकल, इस तरीके से चलेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में 50-50 चांस हैं कि थ्योरम भी आ सकती है और उससे संबंधित क्या आ सकता है, न्यूमेरिकल। दोनों में ही सेम काम करना पड़ेगा। अब देखिए हम लेके चलने वाले एक न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में क्या होगा कि कोई संख्या का चेंज हो सकता है, अभी एग्जाम में आएगा। तरीका तो सभी न्यूमेरिकल्स का एक ही होना, भली भांति जानते हो। एक एक थ्योरम पे एक एक दो न्यूमेरिकल सीख लो, एक यहाँ सीख लो, एक खुद से प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद में बस परफेक्ट हो जाओगे। तो देखिए, लिखे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल लिखो बच्चों। न्यूमेरिकल में लिखिए अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से, अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से, अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से निम्नलिखित परिपथ में उपस्थित, अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से निम्नलिखित परिपथ में उपस्थित, अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से निम्नलिखित परिपथ में उपस्थित प्रतिबाधाओं, उपस्थित प्रतिबाधाओं Z1, Z2 एवं Z3, परिपथ में उपस्थित प्रतिबाधाओं Z1, Z2 एवं Z3 एवं Z3, Z1, Z2 एवं Z3 से प्रवाहित धाराओं के मान ज्ञात कीजिए। से प्रवाहित धाराओं के मान ज्ञात कीजिए। से प्रवाहित धाराओं के मान ज्ञात कीजिए। यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट through the impedances Z1, Z2, Z3 in the following network, in the following network, in the following network, in the following network. In the following network. कोई भी ले लिया आसान से आसान वैल्यू, Z1, Z2, Z3, 5, 10, 15 ओम दे रखे आपको, कोई भी वैल्यू ले लो और बैटरी जोड़ लो। कोई 10, 5 की जोड़ लो, 10, 20 की लगा लो, कैसे लगा लो। 10 वोल्ट लगा देते हैं और इधर बैटरी लगा देते हैं 20 वोल्ट। ये लो, कोई बैटरी लगा लो, ये सर्किट बना लो, ये सर्किट बना लो, नेटवर्क बना लो। ये सर्किट बना लो मेरे बच्चों। इसके बाद देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए क्या कहा आपसे कि अध्यारोपण प्रमेय को यूज करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम का काम में लेना है। अध्यारोपण प्रमेय या जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सुपरपोजिशन थ्योरम। और सुपरपोजिशन थ्योरम हम पढ़ के आए पिछली क्लासेज में कि दोनों बैटरी के कारण किसी भी प्रतिबाधा में जो करंट होता है वो प्रत्येक बैटरी से या प्रत्येक स्रोत से इंडिविजुअल जितना करंट होता है उनका टोटल होता है। कि भाई यहाँ जितना मान लो 5 एम्पियर करंट आया तो 3 इससे आया होगा और 2 इससे आया होगा, तब जाके यहाँ कितना करंट बताएगा, 5 एम्पियर। दोनों का योगदान होता है उसमें, उसमें योगदान किसका होता है, दोनों का। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, वही थ्योरम की तरह चलना है। तो लगाओ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लगाओ मेरे बच्चों। सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं इसके,
एक बार क्या करेंगे, इसके अंदर एक बैटरी हटाते हैं और एक बैटरी रखते हैं। इसको मान लो E1 बैटरी नाम दे दो और इसको कौन सी बैटरी या वोल्टता स्रोत दे दो, E2। तो देखिए सॉल्यूशन में लगाइए स्टेप फर्स्ट। सबसे पहला काम क्या करना हमें, सॉल्यूशन में लगाइए मेरे प्यारे बच्चों स्टेप फर्स्ट, कि पहला काम हमें क्या करना है। अब हम एक नया सर्किट बनाएंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या बनाते हैं, एक बैटरी लेके चलते हैं। पहले स्टेप में यही काम करना होता है और एक बैटरी को हटा देते हैं। ये लो प्लस माइनस ये बैटरी लो आपकी, ये हो गया Z1, ये हो गया Z2 और ये कितना हुआ आपके पास Z3। इसमें करंट बता देना। इसमें करंट आएगा I1, इधर करंट जाएगा I2, इधर जो करंट जाएगा I3 वो होगा I2 माइनस कितना होगा, नहीं I1 माइनस कितना होगा I2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इधर सबसे पहले ये बैटरी, एक बैटरी हटाते हैं। ऐसे ही तो सीख के आए थ्योरम में। तो एक बैटरी ये तो कितने वोल्ट है, 10 वोल्ट। इधर गया, ये कितनी वैल्यू है, 10 या 5, 10 ले लो, 5 ले लो, जितनी एक बार मान ली। तो सीखने के लिए है ये 5। ठीक है, पहली बैटरी से हम करंट मानते हैं I1 डैश, इधर कितना गया I2 डैश और इधर जो आया वो हो गया आपके पास I3 डैश इक्वल टू I1 डैश माइनस कितना हो गया I2 डैश। यही हुआ आपके पास। अब देखिए इसमें क्या करना है आपके पास, E1 बैटरी थी 10 वोल्ट की थी, I1 डैश Z1 10 है, Z2 15 है और Z3 कितना है 5। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए हम I1 डैश I2 डैश और क्या हो गए I3 डैश। पहले स्टेप में एक बैटरी लेते हैं, दूसरी में दूसरी बैटरी, लास्ट में दोनों बैटरियों से जो करंट आया उसको जोड़ के दिखा देंगे तो टोटल करंट आने वाला है। यही तो सीख के आए थ्योरम में। तो ये स्टेप फर्स्ट में ये बनाओ सर्किट, इसके बाद लिखते हैं अपन इसमें। स्टेप फर्स्ट में बनाइए इस सर्किट और इसके बाद लिखेंगे इसमें सर्किट बना लिया होगा सबने। अब इसमें लिखिए माना कि इस परिपथ या जाल में, माना कि इस परिपथ या जाल में वोल्टता स्रोत E1 जुड़ा हुआ है। माना कि इस परिपथ या जाल में वोल्टता स्रोत E1 जुड़ा हुआ है तथा वोल्टता स्रोत E2, वोल्टता स्रोत E1 जुड़ा हुआ है तथा वोल्टता स्रोत E2 आंतरिक प्रतिबाधा से, तथा वोल्टता स्रोत E2 आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया गया है, तथा वोल्टता स्रोत E2 आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया गया है, तथा वोल्टता स्रोत E2 आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया गया है। इन दिस नेटवर्क वोल्टेज सोर्स E1 कनेक्टेड, इन दिस नेटवर्क voltage source E1 connected and E2 replaced by internal impedance, voltage source E1 is connected and E2 is replaced by internal impedance, E2 is replaced by internal impedance। Z1 से आगे लिखिए प्रतिबाधा Z1 से प्रवाहित धारा, प्रतिबाधा Z1 से प्रवाहित धारा I1 डैश, प्रतिबाधा Z1 से प्रवाहित धारा I1 डैश, कोमा प्रतिबाधा Z2 से प्रवाहित धारा I2 डैश, प्रतिबाधा Z2 से प्रवाहित धारा I2 डैश एवं Z3 से प्रवाहित धारा I3 डैश है, एवं Z3 से प्रवाहित धारा I3 डैश है। अब देखिए हमें एक तो ये करंट निकालना I1 डैश I2 डैश, ये तो अपने आप निकल जाएगा। तो देखो करंट इंग्लिश में लिख लीजिए, करंट थ्रू Z1 इज I1,
comma Z2 is I2 and current through Z3 is I3 dash. Current through Z1 is I1 dash, current through Z2 is I2 dash and current through Z3 is I3 dash and current through Z3 is I3 dash. ठीक है, अब देखिए Z1 से प्रवाहित धारा, Z1 से प्रवाहित धारा, Z1 से प्रवाहित धारा, Z1 से कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? I1 डैश। कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? I1 डैश। अब पीछे देखो, जब थ्योरम हम पढ़ के आए थे तो याद करो, ओम का नियम लगा था, करंट थ्रू Z1 किसके नियम से निकाला था? ओम के नियम से, भाई ओम्स लो, ओम नियम से। ओम के नियम में क्या कहा था कि ओम के नियम से हमें याद करो पीछे क्या फॉर्मूला आया था, बैटरी कितने की है? E1 की, तो E1 लिखा था मैंने, और नीचे याद करो ये तो था Z1, ये दोनों समांतर में थे तो कैसे जुड़ते हैं? उल्टे हो जाते हैं फिर, तो ये हो गए थे Z2 Z3 और अपॉन कितना आया था? Z2 प्लस Z3। फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है वैसे, यहाँ से इनका समांतर कर लेंगे, 1/Z1 1/Z2 और रिवर्स कर लेंगे बस। अब इसमें वैल्यू रख लो बच्चों, सबकी वैल्यू रख लो, इसमें वैल्यू आ जाएगी E1 कितना है? 10। नीचे देखो Z1 कितना? 10 प्लस Z2 Z3 15 गुणा 5, 15 गुणा 5, नीचे हो गया 15 प्लस 5, बस। तो कितना हुआ आपके पास? ये हो गया 10 बटे, यहाँ से देखिए 10 और ये 20, कितना हो गया? 200। अरे 20 हो गया ना, तो इधर गया 200 और 15 5 कितना होता है? 75, तो हो गया 275 और ऊपर चला गया 20 एलसीएम की, यही हुआ। तो हो गया 200 बटे 275, तो कितना हो गया? 25 का भाग जाएगा 8 और 275 का मतलब कितना हो गया? 11 एम्पियर। कितना रिजल्ट आ गया? 8 बटे 11 एम्पियर रिजल्ट। अब देखिए I2 डैश, I2 डैश कौन सी धारा निकाल रहे हैं? I2 डैश। I2 डैश याद करो मैंने कैसे निकालना बताया था आपको, I2 डैश याद करो भाई कैसे निकालना बताया था मैंने। I2 डैश मैंने कहा था कि यहाँ होता है धारा विभाजन, करंट डिवीजन, बताया था ना, तो रटने की जरूरत नहीं है, जिसमें जाता है उसको नहीं लिखते दूसरे को। तो फॉर्मूला था Z3 अपॉन दोनों का टोटल Z2 प्लस Z3, पीछे से कितना करंट आता है? I1 डैश, बस यही तो बताया था, धारा विभाजन से बाई करंट डिवीजन, धारा विभाजन से है भाई, किससे बताया था? करंट डिवीजन। Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 इंटू कितना हो गया? I1 डैश। अरे कितना हो गया बच्चों? I1 डैश। Z3 कितना? 5। नीचे देखिए ये कितना हो गया? 5 और 15, तो ये हो गया 5 प्लस 15 गुणा, ये हो गया 8 बट्टे कितना हो गया? 11। यही हुआ आपके पास, तो ये हो गया आपके पास 8 पंजो 40, नीचे हो गया 20 और गुणा कितने हो गए? 11। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया 2/11 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद ये करंट निकाल लेते हैं I3 डैश। I3 डैश करंट कितना हो गया आपके पास? I1 डैश माइनस कितना हो गया? I2 डैश। तो I1 कितना था? 8/11 माइनस 2/11, तो रिजल्ट आ गया 6/11 एम्पियर। ये रिजल्ट आ गया अपने पास, कितने आ गए? 6/11 एम्पियर। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, काम आनी है वैल्यू आगे। इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको दे दो मेरे बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। बहुत आसान से आसान वैल्यू ली है मैंने कैलकुलेशन में, 10 5 15, 10 और इधर 5 ले लो, चाहे 20 ले लो, 20 लिए तो 20 ले लेंगे, 5 ले तो कोई भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, एक का काम हो गया। कौन सी स्टेप पूरी हो गई? फर्स्ट। अब लगाओ स्टेप सेकंड। कौन सी स्टेप लगाओगे? स्टेप सेकंड। यहाँ तक नोट कर लो और उसके बाद लगाओ स्टेप सेकंड। और इस बार ये बैटरी नहीं जोड़नी, इस बार ये बैटरी जोड़नी है। करो, देखिए इतना नोट करो और फिर लगाओ।
ये लिख लिया सबने। अब स्टेप सेकंड पे आ जाओ। स्टेप सेकंड में क्या करने वाले हैं, यही तो लिया ना, ऐसे बनाओ इसको। यह हो गया आपका E2, कितना लिया था 20, तो 20 लगाओ, 10 ले लो, 10 ले लो दोनों तरफ, क्या फ़र्क है उससे। इधर से ऐसे करंट आएगा, इसको तो कहेंगे I1 डबल डैश, इसका नाम होता था I2 डबल डैश। और इधर आ गया ये Z3 हो गया, ये Z2 हो गया, ये कितना हुआ Z1। और इसमें जो करंट आएगा उसको कहते हैं I3 डबल डैश इज इक्वल टू क्या होगा, I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश। बना लो भाई। इधर से I2 डबल डैश आगे चला गया I1 डबल डैश, तो इसमें बच गया I2 डबल डैश माइनस कितना बच गया, I1 डबल डैश। यही बच गया अपने पास। यहाँ तक लिख लिया सबने, 3 नंबर तक। अब ये स्टेप सेकंड में ये सर्किट या जाल बना लो, इसके बाद आगे लिखवाता हूँ। देखो क्या लिखा है इसमें, लिखिए बच्चों। अब परिपथ में वोल्टा स्रोत E2 को जोड़ते हैं। अब परिपथ में वोल्टा स्रोत E2 को जोड़ते हैं एवं अब परिपथ में वोल्टा स्रोत V2 को जोड़ते हैं एवं वोल्टा स्रोत E1 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करते हैं। एवं वोल्टा स्रोत E1 को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करते हैं। Now we have to connect voltage source E2. Now we have to connect voltage source E2, and voltage source E1 is replaced by its internal impedance, ये तो बता दी बैटरी की या वोल्टेज सोर्स की। अब बता दो Z1, Z2, Z3 से कौन सा करंट जाता है। देखिए इस जाल में Z1 से प्रवाहित धारा I1 डबल डैश, इस जाल में Z1 से प्रवाहित धारा I1 डबल डैश कोमा Z2 से प्रवाहित धारा I2 डबल डैश, एवं Z3 से प्रवाहित धारा I3 डबल डैश है। इस परिपथ में Z1 से प्रवाहित धारा I1 डबल डैश कोमा Z2 से प्रवाहित धारा I2 डबल डैश तथा Z3 से प्रवाहित धारा I3 डबल डैश है। In this network, current through impedance Z1 is I1 double dash. In this network, current through impedance Z1 is I1 double dash. Z1 is I1 double dash, comma Z2 is I2 double dash. Z2 is I2 double dash, and Z3 is I3 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 double dash। ये तो हो गई थ्योरी। अब इधर से बैटरी चलेगी, क्या नाम था इसका, E2। तो देखो Z2 से प्रवाहित धारा पहले निकलेगी, इधर से चले तो Z2 से प्रवाहित धारा करंट थ्रू Z2, कौन सा नियम लगने वाला है, ओम का नियम, ठीक है भाई, ओम्स लो। इधर इसके लिए लगा था ना, पूरे ये समांतर में थे, अब ये समांतर में आ गए, तो क्या होने वाला आपके पास, I2 डबल डैश है करंट का नाम, इक्वल टू बैटरी पहले E1 थी, अब कौन सी है, E2। ये तो है, इसके दो समांतर में जुड़ेंगे, तो ये तो हो गया Z2 प्लस, ये हो गया Z1 Z3, और ये कितना होगा Z1 प्लस Z3। अरे भी ऐसे ही तो जुड़ते हैं,
1/Z1 प्लस 1/Z3, तो ये हो गया Z1 Z3 Z1 प्लस Z3। उल्टा भी करते हैं, फिर समझ गई बात को, समांतर में। अब वैल्यू रख लो भैया इनकी, वैल्यू रखें तो कितना हो गया 20, Z2 कितने कितने हैं ये 10, ये कितना है 5, और ये कितना है 15, तो ये हो गया 15 प्लस Z1 Z3 10 गुणा 5 50, नीचे 10 और 5 कितने हो गए 15, तो ये हो गया आपके पास I2 डबल डैश इज इक्वल टू 15 15 225 275, और ये हो गया 15 गुणा 2 300 तो ऊपर हो गए और 275 हो गए नीचे, तो ये तो हो गया 250, 10 और 1 11 और ये 12, 25 से कट गए एम्पियर। I2 डबल डैश कितना आ गया 12/11 एम्पियर आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो बच्चों कितना आया 12/11 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ से देखो और चीज़ें निकालते हैं इसकी। एक करंट तो आ गया, वापस देखो इधर आते हैं अब किसका करंट, I1 डबल डैश। I1 डबल डैश तो भैया यहाँ तक तो करंट आया था पूरा, अब धारा विभाजन हो गया, विभाजन इधर निकालना, तो इसकी वैल्यू लेते हैं, क्या नाम है इसका Z3 अपॉन दोनों का टोटल Z1 Z3। पीछे से करंट कितना आ रहा है I2 डबल डैश, Z3 कितना है 5, नीचे टोटल Z1 और Z2 5 प्लस कितना 10 गुणा I2 डबल डैश 12/11, तो ये हो गया 12/11, तो ये हो गया 5/15 गुणा हो गया 12/11, तो ये हो गया भाई 3 बार गया, 3 का भाग इसमें गया, तो हो गया 4/11 एम्पियर, यही हुआ आपके पास। ठीक है, 4/11 एम्पियर। अब करंट निकालना है I3 डबल डैश, क्या फॉर्मूला है I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश, कितना होगा भैया I2 डबल डैश, नीचे देखो 12/11 माइनस कितना हो गया 4/11, तो कितना करंट हुआ 8/11 एम्पियर हो गया। अब दोनों बैटरी हमने निकाल ली, एक बार एक बैटरी से करंट निकाला, एक बार दूसरी से। अध्यारोपण ये तो कहता है कि भाई दोनों बैटरी के कारण जो इस बैटरी और इस बैटरी के कारण जो टोटल करंट आएगा वो यहाँ प्रवाहित होगा। तो इधर से जो करंट आया एक बैटरी से और इससे दूसरी बैटरी से जो करंट या धारा मिली वोल्टेज सोर्स से, हमें उन दोनों का क्या करना होता है टोटल। यही तो किया था अध्यारोपण प्रमेय में लास्ट में, याद हो तो आपके, यही करके चले हम, यही तो करके चले हम सुपरपोजिशन थ्योरम में। तो वही काम अब करने वाला हूं, देखो लेकिन ध्यान से देखना, इनको नंबर दे दो, 3 नंबर दे दिया, इसको दे दो 4, और दिख तो रहा होगा सबको ये, है ना, नहीं दिख रहा तो जोड़ना ही तो है, इसको जोड़ लो एलसीएम लेके 12/11 आएगा ना। और ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 5, और ये आ गया इक्वेशन नंबर 6। 6 तक नोट कर लो एक बार, स्टेप सेकंड थ्योरी लिख ली और 6 तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत आसान है, थ्योरम सीख गए न्यूमेरिकल आ जाएंगे, न्यूमेरिकल सीख गए थ्योरम सीख गए, सब कुछ सीख जाओगे मान लो। अब थ्योरम याद हो गई होगी आपके, जिसने थ्योरम पढ़ी हो, और अब ये न्यूमेरिकल करने के बाद थ्योरम भूल सकता है क्या कोई बच्चा, बताना मेरे को कि सर मैं अब 1-2 न्यूमेरिकल कर लिया मैंने और ये थ्योरम आपसे समझ ही ली मैंने, अब मैं थ्योरम भी नहीं भूलूंगा न्यूमेरिकल भी नहीं भूल सकता। ये कंसेप्ट है, चीज़ों को पढ़ने का लॉजिक है, तरीका है, बेस्ट वे है ये आपके पास। वैल्यू निकाल ली बेटा 6 तक। अब देखो टोटल करंट चाहिए, तो एक एक बैटरी से निकाला, अध्यारोपण वाले ने तो पूरा करंट पूछा है कि I1 चाहिए मेरे को, तो I2 चाहिए। अभी तो हमने डैश और डबल डैश निकाले, क्या निकाले, डैश और डबल डैश।
देखो बच्चों क्या होगा, Z1 से प्रवाहित धारा, Z1 से प्रवाहित धारा, Z1 से प्रवाहित धारा कितनी है, I1 पूरे कुल, Z1 से प्रवाहित ये सब लोग लिख सकते हो कुल धारा, टोटल करंट थ्रू फ्लोइंग थ्रू Z1, Z1 से प्रवाहित कुल धारा। अब कुल निकालने वाले, देखो हमने दो चीजें निकाली, I1 के दो टुकड़े करे, एक तो I1 डैश और एक क्या हुआ I2 नहीं I1 डबल डैश, दो जगह निकली ना। एक बार तो यहाँ डायग्राम बनाया तो उसमें तो I1 डैश नाम दिया था, यहाँ क्या नाम है, I1 डबल डैश। अब समझना निशान, दोबारा से समझा देता हूँ। मेन के अंदर डायरेक्शन ये मेन I1 की, पीछे पहले डायग्राम में देखो I1 डैश की भी ये डायरेक्शन थी, तो ये प्लस का ये प्लस का, I1 डबल डैश की दिशा इधर से करंट आ रहा है तो उल्टी है, इसलिए वास्तव में तो होता तो प्लस ही, लेकिन निशान किसका आता है, माइनस का, इसलिए वो माइनस दिखता रहता है। ठीक है, जोड़ लो भैया, I1 डैश 8/11 माइनस I1 डबल डैश है 4/11, तो ये बच गया 4/11 एम्पियर। एक आंसर आ गया 7 नंबर इक्वेशन। इसके बाद देखिए मेरे बच्चों, I2 Z2 से प्रवाहित लिख दो, चाहे लिखना चाहो तो, Z2 से प्रवाहित कुल धारा, Z2 से प्रवाहित कुल धारा, टोटल करंट थ्रू Z1, कि Z1 के थ्रू टोटल करंट कितना होगा, वो Z2 के थ्रू, Z1 तो हो गया। अब देखो क्या होगा, I2 दो टुकड़े हैं इसके भी, I2 डैश और एक क्या है I2 डबल डैश। ध्यान से देखिए चीजों को, किसको प्लस करें किसको माइनस करें। देखो मेन के अंदर I2 की ये डायरेक्शन है, ये नहीं ये वाली, ये इधर से है ना, ये बैटरी ऐसे लगाना, मेन में I2 की ये डायरेक्शन है, I2 डबल डैश में भी यही डायरेक्शन है, इसका मतलब ये प्लस का और ये भी प्लस का आना है। लेकिन जब I2 डैश था तब करंट इधर से गया था, यहाँ जो सर्किट बनाया उसमें, तो उसमें इधर से गया था, तो ये किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, अब वैल्यू लिख लो इनकी, I2 डैश है 2/11 माइनस के 2/11 प्लस I2 डबल डैश है 12/11, तो ये हो गया 12/11, तो ये हो गया 10/11 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, Z3 से प्रवाहित धारा, Z3 से प्रवाहित कुल धारा, Z3 से प्रवाहित कुल धारा, टोटल करंट थ्रू Z3, किससे, Z3 से। अभी निकालते, देखो ध्यान से देखना चीज़ों को, Z3 से जो करंट जाता है वो कौन सा है, I3। मेन डायग्राम था उसमें भी I3 ऊपर से आएगा नीचे, पहला जो यहाँ सर्किट बनाया था उसमें भी ऊपर से आया नीचे, और जो दूसरा सर्किट चाहे बैटरी इधर वाली हो लेकिन आया कहाँ, ऊपर से नीचे। तीनों में एक जैसा है तो तीनों प्लस के होंगे, I3 डैश प्लस क्या होगा, I3 डबल डैश। वैल्यू लिख लीजिए, I3 डैश 6/11 प्लस I3 डबल डैश कितना हो गया, 8/11, तो 6 और 8 हो गए 14, 14/11 एम्पियर। 8 नंबर 9 नंबर, यही आपका सवाल है, यही आपका न्यूमेरिकल है, जिसमें I1 करंट आ गया, I2 आ गया, I3। यही पूछा था सवाल में कि Z1 Z2 Z3 से प्रवाहित धाराओं की वैल्यू ज्ञात कीजिए, किसका प्रयोग करते हुए, अध्यारोपण प्रमेय या सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज लेते हुए। कोई भी वैल्यू ले लो सवाल में, तो मैंने आसान से आसान ली थी, इससे कि जोड़वा के आसान रहे। 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 5 10, ऐसा ही एक सवाल और लिख के और कोशिश कर सकते हो। ये नोट कीजिए पूरा।
तो सबके समझ में आया भली भांति। एक बार एक बैटरी लगाते हैं, एक बार दूसरी बैटरी, और दोनों बैटरियों का कुल करंट होता है दोनों के योग के बराबर। तो कुल करंट उनके योग से ही आएगा टोटल से। तो ये कौन सी थ्योरम का प्रयोग करते हुआ? अध्यारोपण प्रमेय का। लिख लिया होगा सबने भली भांति। अब देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल होमवर्क लगा लो। वही थ्योरी लिखनी है जो पीछे लिखा है, Z1 Z2 Z3 से करंट, और इसके आंसर निकाल के लाना कल सभी। इसको E1 नाम दे दो, इसको E2 नाम दे दो। इधर वही करंट I1, इधर करंट कितना जाएगा I2, नीचे जाएगा I3, I3 इज इक्वल टू I1 माइनस कितना I2। कल मुझे रिजल्ट चाहिए अगली क्लास में सभी बच्चों के कि इसके अंदर क्या आने वाला है। सभी बच्चों के रिजल्ट चाहिए मुझे कि इसमें क्या आने वाला है। I1 की वैल्यू कितनी आएगी, I2 की वैल्यू कितनी आने वाली है न्यूमेरिकल में, और I3 की वैल्यू कितनी आने वाली है। सबके रिजल्ट आने ही आने चाहिए, प्रैक्टिस होनी ही होनी चाहिए। न्यूमेरिकल हो जाएगा बच्चों, और उसके साथ साथ आपकी थ्योरम कंठस्थ हो जाएगी। सब काम बहुत अच्छे हो जाएंगे यहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है।